पिछली बार हमने भारत की नसों में बहते पानी यानी यहाँ की विशाल नदी प्रणालियों की यात्रा की थी। आज हम एक अलग सफर पर निकल रहे हैं। हम सतह के नीचे उतरेंगे, धरती के गर्भ में छिपे उन खजानों की पड़ताल करने जो इस देश की तरक्की की बुनियाद हैं। बिल्कुल। भारत का भूगोल सिर्फ नदियों और पहाड़ों से नहीं बनता। इसकी असली कहानी तो चट्टानों में लिखी है, जो लाखों करोड़ों साल पुरानी है। तो कहाँ से शुरू करें? इस कहानी को समझने के लिए हमें भारत के खनिज हृदय स्थल यानी मिनरल हार्टलैंड से शुरुआत करनी होगी। और जब मिनरल हार्टलैंड की बात आती है तो एक ही नाम गूंजता है, छोटा नागपुर का पठार। स्रोतों में इसे भारत का रूर भी कहा गया है। हाँ, रूर ऑफ इंडिया। ये जर्मनी के उस मशहूर इलाके से तुलना है जो कोयले और स्टील के लिए जाना जाता है। पर सवाल यह है कि इसी पठार में ऐसा क्या खास है? इसका राज यहाँ की भूगर्भिक संरचना में छिपा है। यहाँ जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ चट्टानें, हाँ, वो भारत की कुछ सबसे पुरानी और सबसे पकी हुई चट्टानें हैं। सोचिए कि धरती ने इन्हें अरबों साल तक अपने अंदर दबाया और तपाया है। अच्छा? इस जबरदस्त प्रेशर और गर्मी की वजह से सारे साधारण पत्थर एक तरफ हो गए और लोहा, मैंगनीज, तांबा जैसे कीमती धात्विक खनिज मतलब मेटालिक मिनरल्स एक जगह इकट्ठा हो गए। वाह! इसीलिए ये पठार सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक तिजोरी है। मतलब ये प्रकृति की एक बहुत पुरानी फैक्ट्री है। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल तो यहाँ मिल गया, पर इन कारखानों को चलाने के लिए जो आग चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से आती है? कहानी में अब एंट्री होती है कोयले की। और एक कमाल का आंकड़ा यह है कि भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। हाँ, और गोंडवाना चट्टानें भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। ये उन प्राचीन जंगलों से बनी हैं जो लाखों साल पहले धरती में दफन हो गए थे। लेकिन सारा कोयला एक जैसा नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। गुणवत्ता के हिसाब से इसके कई प्रकार हैं। सबसे बेहतरीन है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, इसे आप कोयले की दुनिया का प्रीमियम पेट्रोल समझ सकते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे कम धुआं। लेकिन अफसोस ये भारत में बहुत कम है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मिलता है। तो अगर सबसे अच्छा कोयला हमारे पास इतना कम है, तो फिर देश की सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और पावर प्लांट्स चलते कैसे हैं? कौन सा कोयला है जो ये सारा बोझ उठाता है? वो है बिटुमिनस। ये हमारा वर्क हॉर्स कोयला है। क्वालिटी में एंथ्रासाइट से थोड़ा कम है, पर मात्रा में इतना ज्यादा है कि भारत की ऊर्जा की ज्यादातर भूख यही मिटाता है। अच्छा। इसके बाद आता है लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। भूरा कोयला? हाँ, ये सबसे नई और कच्ची किस्म है, इसलिए ऊर्जा भी कम देता है। इसका सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नेवेली में है। कोयला तो ठीक है, पर असली काला सोना तो पेट्रोलियम है। और जब मैंने स्रोतों में भारत के तेल के कुओं के बारे में पढ़ा तो एक नाम देखकर मुझे स्कूल के दिन याद आ गए, असम का डिगबॉय। हाँ, डिगबॉय। ये नाम ही कितना दिलचस्प है, डिगबॉय, मानो अंग्रेज किसी को तेल खोदने का आदेश दे रहे हों। ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। और ये कहानी सच के काफी करीब है। वहीं से भारत के पेट्रोलियम इतिहास की शुरुआत हुई। लेकिन आज उत्पादन का शहंशाह कोई और है। कौन? वो है अरब सागर में मौजूद बॉम्बे हाई। ये समुद्र के नीचे एक विशाल तेल का भंडार है और आज भारत का सबसे बड़ा उत्पादक भी यही है। चलिए ऊर्जा से वापस धातुओं की दुनिया में लौटते हैं। अगर कोई एक धातु है जिसके बिना कोई भी देश औद्योगिक शक्ति नहीं बन सकता, तो वो है लौह अयस्क। आयरन ओर? हाँ, इसे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहना बिल्कुल सही है। एकदम। इसी से स्टील बनता है, जिससे गाड़ियों से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक सब कुछ बनता है। भारत में इसकी दो खास किस्में मिलती हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। और उत्पादन में कौन आगे है? उत्पादन मामले में उड़ीसा देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ और कर्नाटक आते हैं। लोहे के अलावा तांबे का भी जिक्र है, जिसके लिए राजस्थान की खेतड़ी की खदानें हजारों सालों से मशहूर हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से। बिल्कुल। और आज के दौर में मध्य प्रदेश का बालाघाट मतलब मलंजखंड तांबे का एक बड़ा केंद्र है। और कीमती धातुओं की बात करें तो सोना? सोने के लिए कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खदानों का नाम आता है। KGF? तो मतलब जो फिल्म में हमने देखा वो असली जगह है, वो सोने की खदानें सच में थी? बिल्कुल। और उनकी कहानी फिल्म से भी ज्यादा नाटकी है। ये दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से थी। यहाँ से निकला सोना लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम रहा है। और अगर सोने से भी कीमती कुछ है तो वो है हीरा। हाँ, डायमंड। और भारत में हीरे का एकमात्र सक्रिय स्रोत मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है। तो ये तो हुई धरती के नीचे दबे खजाने की कहानी।
अब उस पतली सी परत पर आते हैं जो इन चट्टानों के ऊपर बिछी है और जो असल में जीवन का आधार है। मिट्टी। हाँ, मिट्टी। बिल्कुल, जीवन की परत। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR ने भारत की मिट्टियों को 8 मुख्य भागों में बांटा है, लेकिन हम कुछ सबसे अहम मिट्टियों की बात करते हैं। जरूर। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ये भारत के सबसे बड़े हिस्से लगभग 43% क्षेत्र पर फैली है। अच्छा। ये वो मिट्टी है जिसे हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं। ये सबसे उपजाऊ है। मैंने इसके 2 प्रकारों के बारे में पढ़ा है, खादर और बांगर। इनमें क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए, नदी के किनारे का वो इलाका जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां मिट्टी की एक नई ताजा परत बिछ जाती है। ये बहुत उपजाऊ होती है, इसे खादर कहते हैं। और नदी से दूर जो पुराने बाढ़ के मैदान है, जहां अब पानी नहीं पहुंचता, वहां की मिट्टी पुरानी हो गई है, उसे बांगर कहते हैं। समझ गई। और दक्षिण भारत के वो मशहूर काली मिट्टी जिस पर कपास खूब होता है। हाँ, काली मिट्टी जिसे रेगुर भी कहते हैं, कपास के लिए कितनी अच्छी होने की वजह से इसका एक नाम कपासी मिट्टी भी पड़ गया है। पर इसकी सबसे कमाल की बात है इसकी स्वतः जुताई की क्षमता। स्वतः जुताई मतलब ये मिट्टी खुद अपनी जुताई कर लेती है? ये कैसे होता है? कुछ ऐसा ही। जब बारिश होती है तो ये ज्वालामुखी लावा से बनी मिट्टी पानी सोखकर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। ठीक है। लेकिन जब गर्मी में ये सूखती है तो इसमें गहरी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जैसे जमीन फट गई हो। यही दरारें ट्रैक्टर के हल जैसा काम करती हैं और हवा और नमी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा देती हैं। कमाल है। इसके अलावा लाल मिट्टी भी है जिसका रंग तो खैर नाम से ही पता चल रहा है कि लोहे की वजह से। लेकिन एक लेटेराइट मिट्टी का भी जिक्र है, ये कैसे बनती है? लेटेराइट मिट्टी उन जगहों की कहानी कहती है जहां बेहिसाब बारिश होती है, जैसे पश्चिमी घाट। अच्छा। यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पानी मिट्टी के सारे जरूरी पोषक तत्वों को अपने साथ घोलकर नीचे ले जाता है। इस प्रक्रिया को निशालन या लीचिंग कहते हैं। ओह। ये मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन काजू की फसल और ईंट बनाने के लिए बेहतरीन है। और यही अलग अलग तरह की मिट्टियां भारत के विशाल कृषि चक्र का आधार बनती हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ 3 मुख्य फसल ऋतुएं हैं। रवि जो सर्दियों की फसल है, जैसे गेहूं, चना, सरसों। फिर आती है खरीफ जो मॉनसून की फसल है, जैसे चावल, मक्का, कपास। और इन दोनों के बीच जो छोटा सा गर्मी का मौसम आता है, उसमें किसान जायद फसलें उगाते हैं। ये ज्यादातर पानी से भरपूर होती हैं, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, जो गर्मी में राहत देती हैं। लेकिन भारत की खेती की कहानी कृषि क्रांतियों के बिना अधूरी है। 1960 के दशक में आई हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, जिसके जनक MS स्वामीनाथन थे। उसने तो सब कुछ बदल दिया। हाँ, उसने भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की मजबूरी से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया। इसका सबसे ज्यादा असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ा, जो कई गुना बढ़ गया। बिल्कुल। और स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि इस क्रांति की कीमत भी चुकानी पड़ी। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जमीन के नीचे का पानी खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया। सही कहा। और रासायनिक खादों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत पर भी असर पड़ा। तो ये एक तरह की दोधारी तलवार थी। इसी तरह दूध के उत्पादन में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने वाली श्वेत क्रांति थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसके पीछे वर्गीज कुरियन का दिमाग था। बिल्कुल। और फिर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति आई। तो फसलें उग गईं, दूध और मछलियां भी हैं, लेकिन इन्हें खेतों और तालाबों से निकालकर करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ती है एक मजबूत परिवहन नेटवर्क की। और यहाँ सबसे पहले नाम आता है भारतीय रेलवे का। राष्ट्र की जीवन रेखा। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर के लिए पहली ट्रेन चली थी। उस ट्रेन का नाम बड़ा प्यारा था, ब्लैक ब्यूटी। हाँ, ब्लैक ब्यूटी। उस भाप के इंजन से लेकर आज की हाई स्पीड ट्रेनों तक रेलवे ने एक लंबा सफर तय किया है। आज भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है, जिसमें सबसे नया दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। और कुछ रिकॉर्ड्स तो हैरान कर देते हैं। कर्नाटक के हुबली जंक्शन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। वाओ। और दूरी की बात करें तो विवेक एक्सप्रेस का कोई मुकाबला नहीं। ये असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होकर भारत के दूसरे छोर कन्याकुमारी तक जाती है। ये तो सिर्फ एक ट्रेन नहीं, चलता फिरता भारत है ना? बिल्कुल, जिसमें आपको हर तरह के लोग और संस्कृतियां मिल जाएंगी। रेलवे के साथ साथ सड़कों का जाल भी उतना ही अहम है। NH-44 जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है,
भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक आर्थिक गलियारा है जो देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़कर व्यापार और परिवहन की गति को कई गुना बढ़ा देता है। हम अक्सर जलमार्गों को भूल जाते हैं। सही बात है। गंगा नदी पर हल्दिया से प्रयागराज तक फैला नेशनल वाटरवे 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ये माल ढुलाई का एक सस्ता और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर विकल्प है। और जब माल देश के अंदर और बाहर जाता है तो बंदरगाह दुनिया के लिए भारत के दरवाजे बन जाते हैं। भारत के पास 13 बड़े बंदरगाह हैं और हर एक की अपनी कहानी है। जैसे गुजरात का कांडला बंदरगाह, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। टाइडल पोर्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ समुद्र का जल स्तर ज्वार भाटे के साथ बहुत ज्यादा घटता बढ़ता है, इसलिए जहाजों को अंदर आने और बाहर जाने के लिए हाई टाइड का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, तो ये प्रकृति के टाइम टेबल पर चलता है। बिल्कुल। अब इसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। और मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन मैंने सुना है कि विशाखापट्टनम सबसे सुरक्षित है, ऐसा क्यों? हाँ, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और इसकी सुरक्षा का राज है डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी। डॉल्फिन नोज? ये पहाड़ी समुद्र और बंदरगाह के बीच एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है जो इसे समुद्री तूफानों से बचाती है। वहीं चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। ये सड़कें और रेलवे लाइनें सिर्फ माल नहीं ढोती, ये संस्कृतियों को भी जोड़ती हैं। लेकिन ये रास्ते अक्सर उन इलाकों से होकर गुजरते हैं जहां भारत के सबसे पुराने निवासी, यहाँ की जनजातियां सदियों से रहती आई हैं। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। उनका भूगोल से क्या रिश्ता है? चलिए अब इस कहानी के मानवीय पहलू को समझते हैं। जरूर। 2011 की जनगणना के मुताबिक भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और उनके बाद गोंड आते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। नहीं, ये वो समुदाय हैं जिनकी संस्कृति और जीवन शैली सीधे तौर पर जंगलों, पहाड़ों और नदियों से जुड़ी है। और ये पूरे देश में फैले हुए हैं। पूर्वोत्तर में मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के नाम वहां रहने वाली जनजातियों पर ही रखे गए हैं। बिल्कुल। और उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था वहां के भूगोल से प्रभावित है। दक्षिण में चलें तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति रहती है। हाँ, टोडा। उनका पूरा जीवन और संस्कृति भैंस पालन के इर्द गिर्द घूमती है। वो नीलगिरी के घास के मैदानों को पवित्र मानते हैं। ये प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। और पूर्वी भारत में छोटा नागपर पठार के उसी इलाके में सांथाल जनजाति रहती है जहां हमने खनिजों की बात की थी। जी जी। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है ना? एक तरफ जमीन के नीचे देश के विकास के लिए जरूरी खनिज हैं और दूसरी तरफ उसी जमीन पर सदियों से रहने वाले सांथाल लोग हैं जिनके लिए वो जंगल और जमीन सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का हिस्सा है। बिल्कुल। और अंडमान निकोबार की जनजातियों की दुनिया तो और भी अलग है। जारवा और खास तौर पर सेंटिनलीज आज भी आधुनिक दुनिया के लिए एक पहेली हैं। वो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते। उन्होंने जानबूझकर खुद को अलग रखा हुआ है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और आधुनिकता के हमारे पैमाने क्या हर किसी के लिए सही है? तो धरती की गहराइयों में छिपे खनिजों से लेकर खेतों की हरियाली तक, देश को जोड़ने वाले विशाल परिवहन नेटवर्क से लेकर यहाँ के लोगों की अनूठी और विविध संस्कृतियों तक, हमने आज एक लंबा सफर तय किया है। और अंत में एक बात सोचने वाली है। भूगोल केवल नक्शों, चट्टानों और आंकड़ों का अध्ययन नहीं है। ये एक जीवित, धड़कती हुई प्रणाली है जो चट्टानों, नदियों, फसलों, इंसानों और उनके बनाए रास्तों को एक दूसरे से अदृश्य धागों में जोड़ती है। अब हम उन शांत जगहों पर आते हैं जिन्हें अक्सर धरती की नीली आंखें भी कहते हैं, हमारी झीलें। बिल्कुल। तो चलिए सीधे कश्मीर की वादियों में चलते हैं, वुलर झील। हाँ, वुलर। और वुलर सिर्फ एक झील नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पर इसकी सबसे दिलचस्प बात है इसके बनने का तरीका। अच्छा? ये झेलम नदी की ही एक तरह से देन है, जिसे भूगोल में गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। गोखुर मतलब गाय के खुर जैसा? ये नाम कैसे पड़ा? एकदम सही पकड़ा। जब कोई नदी मैदानी इलाके में बहुत ज्यादा मुड़ती है ना, तो कभी कभी वो अपने घुमावदार रास्ते को छोड़कर एक सीधा रास्ता पकड़ लेती है। तो वो जो पुराना अर्धचंद्राकार मोड़ है वो नदी से कट जाता है और उसमें पानी भरा रह जाता है। बिल्कुल। और उसका आकार बिल्कुल गाय के खुर जैसा होता है।
बस इसीलिए गोखुर झील। ये तो कमाल है। हाँ, और वुलर झेलम का छोड़ा हुआ ऐसा ही एक बहुत बड़ा मोड़ है। और वुलर के साथ ही कश्मीर की पहचान डल झील से भी है। उससे तो श्रीनगर का गहना कहते हैं। जी हाँ, श्रीनगर का गहना, हाउस बोट, शिकारे, उसकी तस्वीर तो मतलब हर किसी के जहन में है। लेकिन अगर हम कश्मीर से निकलकर पूर्वोत्तर भारत की ओर जाएं, तो वहां भी एक झील है जो किसी अजूबे से कम नहीं। आप मणिपुर की लोकटक झील की बात कर रही हैं? जी, वो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पर उसकी पहचान कुछ और ही है। वो दुनिया की एकमात्र ऐसी झील है जिस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एक मिनट, तैरता हुआ नेशनल पार्क? ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब जमीन का कोई टुकड़ा पानी पर तैर रहा है? जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक घना जाल। इन्हें वहां की भाषा में फुमदी कहते हैं। फुंदी? जी, ये असल में तैरते हुए द्वीप हैं। कुछ तो इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि उन पर घर भी बने हुए हैं, और इन्हीं में से जो सबसे बड़ा फुमदी है उसी पर बना है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इसी तैरते हुए पार्क पर वो खास हिरण भी मिलते हैं ना, संगाई हिरण। जी हाँ, संगाई हिरण, जिन्हें उनके चलने के अनोखे अंदाज की वजह से डांसिंग डियर भी कहते हैं। अच्छा। जब वो इन तैरती हुई फुमदियों पर कूदते हैं तो वो जमीन नीचे धंसती है और बस संतुलन बनाने के लिए वो नाचते हुए से लगते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम, मतलब प्रकृति का एक चमत्कार है। वाकई। अच्छा, ये तो हुई मीठे पानी की झीलें, लेकिन भारत के तटीय इलाकों में भी तो विशाल झीलें हैं, पर उनका पानी खारा है। जैसे उड़ीसा की चिल्का झील। हाँ, चिल्का, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। लेगून? जी, लेगून का मतलब है कि ये पहले समुद्र का ही हिस्सा थी, पर धीरे धीरे रेत की एक पतली सी दीवार ने इसे समुद्र से लगभग अलग कर दिया। सर्दियों में तो यहाँ साइबेरिया और मध्य एशिया से लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं। वो जगह पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाती है। और एक झील है महाराष्ट्र में, जो न नदी से बनी है न समुद्र से, वो तो जैसे आसमान से गिरी है। लोनार झील। ये बिल्कुल सही कहा आपने। लोनार एक क्रेटर झील है। आज से करीब 50,000 साल पहले अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड, एक मीटियोराइट, यहाँ गिरा था। उस टक्कर से जो विशाल गड्ढा बना, उसी में पानी भरने से ये झील बनी। तो सोचिए, ये सिर्फ एक झील नहीं, ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष का एक स्थायी निशान है। मैंने सुना है इसका पानी भी बहुत अजीब है, कभी कभी रंग बदलता है, और नासा के वैज्ञानिक भी इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। बिल्कुल, इसका पानी खारा और क्षारीय यानी अल्कलाइन दोनों है। इस वजह से इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव मिलते हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते। इसलिए नासा के वैज्ञानिक यहाँ ये समझने आते हैं कि मंगल जैसे ग्रहों पर विषम परिस्थितियों में जीवन कैसा हो सकता है। वाह, तो ये तो हुई कुदरत की बनाई झीलें, लेकिन इंसान भी कहाँ पीछे है। हमने तो नदियों के रास्ते बदलकर अपनी खुद की विशाल झीलें बना दी हैं, जिन्हें हम बांध या डैम कहते हैं। इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा गया था। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने ये उपमा दी थी, और इसके पीछे एक बड़ी सोच थी। इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं, मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के 3 मुख्य लक्ष्य थे। एक तो बिजली बनाना, दूसरा सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना, और तीसरा बाढ़ को रोकना। लेकिन आज के दौर में जब हम पर्यावरण पर इनके असर को देखते हैं, क्या ये मंदिर वाली उपमा अब भी उतनी ही सटीक है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भाखड़ा नांगल जैसे बांधों ने हरित क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, विकास बनाम विस्थापन का। जैसे टिहरी बांध? बिल्कुल, टिहरी बांध को ही लीजिए। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये, 261 मीटर ऊंचा। इसने दिल्ली तक को बिजली और पानी दिया, लेकिन इसकी कीमत पुराने टिहरी शहर और 100 से ज्यादा गांवों ने चुकाई। वो सब डूब गए? जी, हमेशा के लिए इसके जलाशय में डूब गए। तो ये मंदिर कुछ लोगों के लिए वरदान है, तो कुछ के लिए गहरी पीड़ा भी। मतलब ये एक जटिल तस्वीर है। अच्छा, ऊंचाई में तो टिहरी सबसे आगे है, लेकिन आकार में भाखड़ा नांगल का नाम ज्यादा सुना है। वो इसलिए क्योंकि भाखड़ा नांगल एक गुरुत्वीय बांध है, मतलब ग्रेविटी डैम। यहाँ कंक्रीट की जो विशाल दीवार है, वो अपने वजन से ही पानी के दबाव को रोकती है। अच्छा। ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, और इसके पीछे जो विशाल जलाशय है, गोविंद सागर झील, वो भी मानव निर्मित है। और लंबाई के मामले में तो ओडिशा का हीराकुंड बांध शायद सबको पीछे छोड़ देता है ना? बिल्कुल, महानदी पर बना ये दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है।
मुख्य बांध और दोनों तरफ की मिट्टी की दीवारों को मिला दें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर से भी ज्यादा। जी, सोचिए, दिल्ली में कनॉट प्लेस से गुड़गांव तक की दूरी इतनी लंबी तो सिर्फ एक बांध की दीवार है। अविश्वसनीय। दक्षिण भारत में भी तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बांध है। हाँ, कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन एक बांध ऐसा है जो इंजीनियरिंग से ज्यादा इतिहास की कहानी कहता है। कौन सा? तमिलनाडु का कलनई बांध, जिसे अंग्रेजों ने ग्रैंड एनीकट नाम दिया। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये कावेरी नदी पर है और कहते हैं कि इसे चोल वंश के राजाओं ने बनवाया था, लगभग 2000 साल पहले। सोचिए, 2000 साल पहले, जब दुनिया के कई बड़े साम्राज्य बने भी नहीं थे, तब हमारे यहाँ एक ऐसा बांध बना जो आज भी काम कर रहा है और लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई करता है। जी, ये दिखाता है कि जल प्रबंधन की हमारी विरासत कितनी प्राचीन और वैज्ञानिक रही है। वाकई, पानी के इस प्रबंधन से अब उस दुनिया में चलते हैं जो इन नदियों और झीलों के किनारों पर बसती है। भारत का वन्य जीवन, हमारी बायोडायवर्सिटी तो अद्भुत है। और इसे बचाने की एक संगठित कोशिश वो 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से शुरू हुई। इसने शिकार पर कड़े प्रतिबंध लगाए और नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज जैसे संरक्षित क्षेत्रों की कानूनी नींव रखी। और इसी कड़ी में भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट एक मील का पत्थर है। जी, 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित हुआ था, जो आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाता है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ पहला होने में नहीं है। जिम कॉर्बेट वो शिकारी जो बाद में बाघों का सबसे बड़ा संरक्षक बना, उन्हीं के नाम पर है ये पार्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1973 में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो विश्व प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। उसकी पहली दहाड़ इसी पार्क से गूंजी थी। और खूबसूरत रामगंगा नदी तो इसके दिल से होकर बहती है। और जब बाघों की बात होती है तो मध्य प्रदेश का जिक्र तो करना ही होगा। टाइगर स्टेट। टाइगर रिजर्व्स हैं कि आज भारत में बाघों की सबसे ज्यादा आबादी यहीं है। यहाँ का जो घना जंगल है और शिकार के लिए जानवरों की अच्छी संख्या, वो बाघों के लिए एक बेहतरीन घर मुहैया कराती है। बाघों के अलावा भी भारत में कई खास जानवर हैं जिनके लिए विशेष पार्क हैं, जैसे असम का काजीरंगा। हाँ, एक सींग वाले गैंडे का घर। जी, काजीरंगा संरक्षण की एक शानदार सफलता की कहानी है। एक समय था जब यहाँ गिने चुने गैंडे बचे थे और आज दुनिया की 2/3 गैंडों की आबादी यहीं सुरक्षित है। और पूर्व में ही पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, जो सिर्फ डेल्टा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल भी है। और यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर की तो बात ही कुछ और है। सुंदरवन के बाघ दुनिया में सबसे अलग हैं। उन्होंने खुद को उस दलदली खारे पानी के माहौल में पूरी तरह ढाल लिया है। ये दुनिया के एकमात्र बाघ हैं जो तैरने में माहिर है और नदियों में तैरकर शिकार करते हैं। अच्छा जी, ये प्रकृति के अनुकूलन का एक चरम उदाहरण है। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अलावा एक और श्रेणी है संरक्षण की, जो शायद इनसे भी ज्यादा बड़ी है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब ये नेशनल पार्क से कैसे अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि नेशनल पार्क का मुख्य फोकस किसी खास जानवर या उसके आवास पर होता है, जैसे कॉर्बेट में टाइगर या काजीरंगा में गैंडा। बिल्कुल, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का नजरिया बहुत बड़ा और समग्र होता है। ये ऐसे विशाल इलाके होते हैं जहां पूरे के पूरे इकोसिस्टम को संरक्षित किया जाता है। पूरे इकोसिस्टम को? जी, वहां के जानवर, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां रहने वाले स्थानीय समुदाय और उनकी पारंपरिक जीवन शैली भी। अच्छा, यहाँ प्रकृति और इंसान के सह अस्तित्व पर जोर दिया जाता है। मतलब ये सिर्फ जानवरों का घर नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति का संगम है। बिल्कुल सही। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और इनमें सबसे पहला 1986 में घोषित किया गया था। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये इतना विशाल है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इन 3 राज्यों में फैला हुआ है। और अगर हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा है गुजरात का कच्छ का रण, जो अपने सफेद नमक के रेगिस्तान और जंगली गधों वाइल्ड एस के लिए मशहूर है। वहीं सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व असम में डिब्रू सैखोवा है। इनके अलावा भी कुछ और बहुत खास रिजर्व हैं,
जैसे तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी? हाँ, मन्नार की खाड़ी भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ये समुद्री जैव विविधता का खजाना है। यहाँ समुद्री गाय यानी डूगोंग, डॉल्फिन और हजारों तरह की मछलियां और खूबसूरत प्रवाल भित्तियां मतलब कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। और पहाड़ों में भी तो एक बहुत मशहूर रिजर्व है। आप उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रही हैं। जी। वो ऊंचे हिमालय में स्थित है और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स इसी का हिस्सा है। तो ये यात्रा जो हमने शुरू की थी वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के सागर तट तक और कच्छ के सफ़ेद रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल की हरी भरी पहाड़ियों तक हमने भारत के भूगोल के लगभग हर रंग को महसूस करने की कोशिश की है। अगर आपने ये पूरी ज्योग्राफी यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है आप सीरियसली अपनी प्रेपरेशन को लेकर फोकस्ड है। इसी तरह के कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड लेसन्स रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का सफर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जय हिंद।